जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जब एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया में बनने की बात चल रही थी ना, तो ऐसा हो रहा था ना कि जब एप्पल की फैक्ट्रीज इंडिया में लॉन्च होंगी तो उस समय सबसे ज़्यादा कंपनी जो काम कर रही थी वो कौन सी थी? रेडिंगटन। ये कंपनी एक छुपी रुस्तम कंपनी है और इस कंपनी ने क्या क्या कारनामे किए हुए सर्विस इंडस्ट्री में, इन सब के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको प्लीज़ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा। और अगर आपको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन चाहिए तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। ये भी उसके बाद ही बनाया। तो एज यूजुअल जब भी मैं अपने कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ। यूजुअली 4 चैप्टर्स होते हैं, बट इस वाले वीडियो में सिर्फ 3 चैप्टर्स ही हैं, क्योंकि न्यूज़ सिर्फ एक ही है कि ये कंपनी सऊदी अरब में अपना काम बहुत तेज़ी से फैलाना चाह रही है और बहुत मेहनत कर रही है कि सऊदी अरब में इनकी एंट्री बहुत नेक्स्ट लेवल की हो। एंट्री तो फिर भी है अभी, बट इनको वहाँ पे बिजनेस एक्सपैंड करना है। तो उसके बाद की जो 3 चैप्टर्स हैं वो ये है कि एग्जैक्टली बिजनेस क्या करती है कंपनी, बिजनेस स्ट्रक्चर, सेकेंडली फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी एंड थर्ड विल बी टेक्निकल्स। उसके बाद मैं ये तो आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं, या मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगा या नहीं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बिजनेस स्ट्रक्चर। ये 1993 की कंपनी है जो बेसिकली आईटी मोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। भाई जब मेरे पास सोनी एरिक्सन के फ़ोन थे ना, जब वो छोटे छोटे डब्बे आते थे, नोकिया 6600 जब आता था, तब उस समय अगर कभी भी मेरा मोबाइल ख़राब होता था ना तो इनके सर्विस सेंटर होते थे और जो रेडिंगटन थे, रेडिंगटन में जाकर मोबाइल को रिपेयर कराया जाता था। वहाँ पर ही उनकी ये देखा जाता था कि आपका बिल है कि नहीं इस मोबाइल का, और इस बिल के बदले आपको ये वारंटी में है या नहीं, ये सब रेडिंगटन करता था। तो कंपनी का काम बेसिकली क्या था? सर्विस का था, जो मैं जिससे एनकाउंटर किया। बट एट द एंड इनका मेनली डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। इंडिया में तो है ही, मिडिल ईस्ट में भी है, टर्की में भी है और अफ्रीका में भी अच्छा खासा फैला चुके हैं। रही बात ही कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, सबसे पहले आता है इनका ESG, दैट इज एंड पॉइंट सोल्यूशन ग्रुप। अब ESG क्या होता है? ये स्पेसिफिकली आपके कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, प्रिंटर्स की जो सर्विसेज होती है वो होता है। सेकंड इसका है TSG, दैट इज टेक्नोलॉजी सोल्यूशन ग्रुप, जो आपकी नेटवर्किंग, सर्वर्स, इन सब के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर सर्विसेज देता है। नेक्स्ट इज MSG, दैट इज मोबाइल सोल्यूशन ग्रुप, उसमें मोबाइल्स की जो सर्विस होती है जिससे मेरा एनकाउंटर हुआ था वो वाली बात हुई। क्लाउड सर्विस ग्रुप, दैट इज क्लाउड सर्विस, ये हम सभी जानते हैं एग्जैक्टली क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम कर रहा है और बाकी इसके अलावा भी कुछ कुछ काम है। रही बात ESG, जो कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूं, उसमें 36% रेवेन्यू उनका वहां से आता है, मतलब कंप्यूटर रिपेयर्स और इन सबके सेटअप से। इसके अलावा अगर मैं टेक सोल्यूशन की बात करूं, नेटवर्किंग, सर्वर्स एंड उसके अलावा स्टोरेज की बात करूं, तो 30% का रेवेन्यू वहां से आता है। मोबाइल से, जो मोबाइल रिपेयरिंग और इन सबसे 34। इफेक्टिवली देखा जाए तो ये तीनों से ही इनका काम हो गया। बट अभी ये धीरे धीरे अपना सेगमेंटिंग बढ़ा रहे हैं, क्लाउड में ज़्यादा जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में आना चाह रहे हैं, ताकि इनको पता है रिन्यूएबल एनर्जी एक अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए एक बहुत ही धमाकेदार चीज़ है। तो नियर टू सारी कंपनीज इसीलिए इस सेगमेंट में ज़्यादा घुसना भी चाह रही है और काम भी कर रही है। कौन कौन सी ब्रांड्स के लिए काम करते हैं? एप्पल, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एप्पल का नाम लिया था, तो एप्पल के तो अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नोकिया के भी हैं, जो भी कंपनी इतनी नहीं चल रही है, बट कुछ कुछ प्रोडक्ट्स अभी भी नोकिया के आते हैं। अमेजॉन वेब एक बहुत बड़ा इनका क्लाइंट है, और सैनडिस्क जिसकी पेन ड्राइव्स आती थी, आपने ध्यान रखो, लाल कलर की पेन ड्राइव, ये भी इनके क्लाइंट्स में आते हैं। एप्पल से इन्हें 29% का रेवेन्यू आता है। HP से 10% का आता है, लेनोवो से 8% का आता है, डेल से 6% का आता है और सैमसंग से भी 6% का आता है। ये सब इसके क्लाइंट्स है, उसका रेवेन्यू आपको मैंने बाइफर्केशन भी बताया। बट लेट्स कम टू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। बट उधर जाने से पहले ये सब चीज़ें समझना, किस तरह से कंपनी को एनालाइज किया जाता है और किस तरह से हम कंपनी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। क्या हमें कंपनी में एग्जिट लेना चाहिए, क्या इस कंपनी में एंट्री लेना चाहिए? ऑप्शंस नहीं, फ्यूचर्स नहीं, क्रिप्टो नहीं और इंट्राडे सवाल ही नहीं। अगर आपको रियल इन्वेस्टिंग सीखनी है तो कोर्स है मेरा द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसका अभी 6 अप्रैल को वेबिनार होने वाला है और 15 अप्रैल से बैच लॉन्च होने वाली है। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप मेरी वेबसाइट CA-nikhilnenani.com पर भी जाके रजिस्टर कर सकते हो, या आप कमेंट कर दीजिएगा कोर्स या फिर वेबिनार। माई टीम विल डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड। सो फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, 18,800 करोड़ की ये कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मिड कैप है, स्मॉल कैप तो नहीं बोल सकता, मिड कैप है। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका है 15 का और 15 का, इंडस्ट्री का है 29, मतलब वहां से देखा जाए तो कंपनी एज ऑफ नाउ सस्ती लग रही है, ये ध्यान रखिएगा। रही बात रेवेन्यू की, अगर मैं बात करूं दिसंबर 2024 क्वार्टर की अगर अपन बात करें, 26,700 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो दिसंबर 2023 से अगर मैं कंपेयर करूं तो 23,500 करोड़ का था।
मोटा माटी 9 से 10% का रेवेन्यू में इनका जंप आया है, जो कि बहुत स्टेबल है। ये बहुत स्टेबिलिटी से ही बढ़ती है, बहुत ज़्यादा तेजी से 30-40% का इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले 517 करोड़ का था वो 602 करोड़ हो गया, इफेक्टिवली 12 से 15%, विच इज़ ऑल्सो गुड, स्टेबल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पहले 348 करोड़ का था वो 400 करोड़ से, इफेक्टिवली 15-16%। मतलब अगर दिसंबर 2023 क्वार्टर से कंपेयर करूं तो दिसंबर 2024 क्वार्टर में बहुत रैपिड ग्रोथ नहीं है, बट स्टेबल ग्रोथ है। सितंबर की अगर बात करें, सितंबर 2024 क्वार्टर में 24,900 करोड़ की इनकी सेल थी, जो 26,700 पे हुई। ठीक है, फेयर इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग मार्जिन तब तक 458 करोड़ का, जो बढ़कर हो गया 602 करोड़, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। जितने से आपकी सेल्स नहीं बढ़ी है उससे ज़्यादा आपका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है परसेंटेज वाइज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं 233 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ है। ओ हो, दैट इज ऑल्सो गुड। सो सितंबर क्वार्टर से अगर मैं दिसंबर क्वार्टर की बात करूं तो बहुत बढ़िया चला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात प्रमोटर होल्डिंग की, अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर इसमें है ही नहीं, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, जैसे HDFC होती है, जैसे अदर कंपनीज होती है। तो FIIs ने इनकी जो होल्डिंग थी 42% से बढ़ाकर 59% कर दी है। ये वो एप्पल वाली न्यूज़ है। अगर एप्पल इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करता है तो रेडिंगटन से कराएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है FIIs वालों के लिए। बट अभी डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से चल रहा है वो तो बोल रहा है एप्पल तू वापस अमेरिका आ जा, अमेरिका में मैन्युफैक्चर करके वर्ल्ड वाइड बेचेंगे। अब लेट्स सी क्या होता है। DIIs की अगर मैं बात करूँ तो पहले इनके पास में 13% की होल्डिंग थी, जो बढ़कर हो गई है 19%। तो कम किसकी होगी? पब्लिक की। 42% से गिरकर 23% की पब्लिक होल्डिंग हो गई है, विच इज़ वेरी 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 पॉजिटिव। ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टेक्निकल्स। 260 के ऊपर जब तक इसकी वीकली क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा। कंसोलिडेट कर रहा है 220 से 260 के बीच में। 260 के नीचे गया तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, 260 के ऊपर गया तो भागने लगेगा, एक नया ब्रेकआउट आएगा। एज ऑफ नाउ मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं, बट आई विल डेफिनेटली लुक फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। फंडामेंटली अच्छी लग रही है कंपनी, काम भी अच्छा कर रही है, बट वो अमेरिका वाली न्यूज़ पे मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि एप्पल को भी वहाँ पे जाके अमेरिका में ही जाके सब कुछ स्टैब्लिश करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे करनी पड़ेगी, वरना टैरिफ लगा दूंगा टैरिफ, तो मैं इसको अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि तब इसके कंपनी में गड़बड़ियाँ हो सकती है। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपको कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।